देखिए उर्दू खत्म तो नहीं हो पाएगी, लेकिन उर्दू के नाम से जो लोग जिंदा रहना चाहते हैं उनको चाहिए कि वाकई उर्दू पढ़े। आप क्या कहना नहीं चाहिए? आप ये सवाल जब लोग करते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। उर्दू खत्म हो गया 2020 तक बहुत आराम से उर्दू मैं भी नहीं पढ़ पाता था, लेकिन 2021 में मैंने सीखा, मैंने पूरा साहित्य पढ़ा, अब मैं पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, कह लेता हूँ। तो जिन्हें इनसे मोहब्बत है, जो इस गंगा जमनी तहजीब को समझते हैं, मेरे ख्याल से ये सिलसिला अभी भी चलता रहे। आज आप फिराक साहब के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए यहाँ पर गोरखपुर आए हुए हैं, आजमगढ़ से तशरीफ लाए हैं। कैसा लग रहा है? कैसा प्रोग्राम है ये? पहली बात तो ये कि मैं यूसुफ भाई आपका, फिरोज भाई आपका और आपके चैनल का और आपके जो साथी आपके साथ काम कर रहे हैं उसका शुक्रिया कि मेरी बातों को लोगों तक पहुंचाने का एक काम अंजाम दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि फराक गोरखपुरी की याद में हर साल मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज में मुशायरा होता है, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है, ये मुस्तहसन अमल है। अगर हम अपने बुजुर्गों को, अपनी शख्सियात को, अपने अजीम लोगों को नहीं याद करेंगे तो ये ज़ुबान भी का जो हमारा फ़र्ज़ है वो अदा नहीं हो सकता और हम जो है कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जाएंगे। जहाँ तक फ़राक साहब की बात है, फ़राक साहब उर्दू दुनिया के बहुत बड़े शायर थे। हम चंद लम्हों में उनके बारे में उनका मतलब जो है उनकी तफ़सीलात उनके बारे में हम बता नहीं सकते। बस ये कह सकते हैं कि फ़राक गोरखपुरी एक अहद का नाम था और गोरखपुर का नाम जहाँ बाबा गोरखनाथ से जुड़ा हुआ है, वहीं एक बहुत बड़ा नाम उर्दू के हवाले से फ़राक गोरखपुरी का है। हमें इस प्रोग्राम में आकर बहुत ही खुशी होती है। गुज़िश्ता साल में मैं इस प्रोग्राम में शरीक था, इस साल भी शरीक हो रहा हूँ, तो मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हम फ़राक साहब के शहर में गोरखपुर में हैं। आज के दौर को अगर देखा जाए तो जहाँ पर लिटरेचर बहुत कम हो गया है, लिटरेचर के जानने वाले और उनके साथ रहने वाले बहुत कम लोग हैं, वहाँ पर फिराक कहाँ आज के दौर में एग्जिस्ट कर रहा है? देखिए, अगर हम अपनी तहज़ीब को, अपने ज़बान को और अपने अदब को और अपने नज़रिए को, अपने अक़ीदे को महफूज नहीं कर पाएंगे तो ये हमारी ही कमी है, इसमें किसी की कमी नहीं है। आज का दौर ये ज़रूर है कि आज का दौर मादियत का दौर है, टेक्नोलॉजी और साइंस का दौर भी कह सकते हैं आप, कह नहीं सकते हैं बल्कि है। ऐसे दौर में अदब और साहित्य की बात करना, तहज़ीब की बात करना लोगों को मजाक लगता है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, ये अदब जो है इंसान को इंसान बनाए रखता है, बल्कि इंसान बनाने में सबसे बड़ा रोल अदा करता है। आप जो लोग अदब से वाबस्ता नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं मगर अदब से वाबस्ता नहीं है, मैं दो बातें अलग कर रहा हूँ, अदब और पढ़ा लिखा होना। यानी आदमी कॉलेज में पढ़ लिया है, यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया है, लेकिन अदब से वाकिफ़ नहीं है, तो दोनों में आप फ़र्क बड़ा वाज़ेह देखेंगे। अदब हमारी ज़िंदगी है, हमारा माशरा है, हमारी तहज़ीब है। तो अगर अदब को हम जो है हटा देते हैं तो हम कहीं बचते नहीं हैं। और अगर हम फ़राक गोरखपुरी को कैसे फ़रामोश कर सकते हैं? अगर जहाँ अदब है, जहाँ शायरी है, जहाँ ज़ुबान है, जहाँ उर्दू ज़बान है, वहाँ फ़राक गोरखपुरी है। अक्सर एक सवाल उठता है कि फिराक साहब हिंदू परिवेश में जन्म लिया, इंग्लिश के प्रोफेसर रहे और उर्दू में शायरी की। ये तो खुशनसीबी गोरखपुर की है कि गोरखपुर के दो बड़े नाम, एक फ़राक गोरखपुरी जो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, वो उर्दू के शायर थे, और दूसरा बड़ा नाम प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद का, वो भी आज़मगढ़ में इंग्लिश के ही प्रोफेसर थे और उर्दू के शायर थे। हाँ, ये बात आपको बता दें कि ये उर्दू के साथ उर्दू के लिए बड़ी बात ये है कि दूसरी ज़बानों में के प्रोफेसर होने की वजह से दूसरी ज़बानों में लिखने पढ़ने के साथ साथ उर्दू में बड़ा काम किया है, बल्कि उर्दू के नाम से ही उन्हें शोहरत और इज़्ज़त मिली है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और वो ये उर्दू का हुस्न है, और उर्दू की हिंदुस्तान की वो जमहूरी ज़बान है जिसमें एक इंसान पेशा तो इंग्लिश का है, इंग्लिश पढ़ा के मतलब जो है कि रोज़ी रोटी कमा रहा है, लेकिन शायरी उर्दू में कर रहा है। इसका मतलब कि वो अपनी रोज़ी रोटी तो दूसरी ज़बान में ले रहा है, लेकिन उसको मोहब्बत, उसको अक़ीदत और उससे प्यार वो जो है वो उर्दू ज़बान से करता है। ये इसकी अलामत है। उन्हें नहीं करते उर्दू ज़बान में शायरी,
तो फराक साहब फराक ही थे, इंग्लिश के प्रोफेसर तो थे ही, लेकिन आज के दौर में जहाँ उर्दू खत्म होती जा रही है, तो नई नस्लों से आप क्या कहना नहीं चाहेंगे? नहीं, आप ये सवाल जब लोग करते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। उर्दू खत्म होती जा रही है। आप उर्दू के दायरे देखिए कितने बड़े हैं। हिंदुस्तान में तमाम जबानों में गजल लिखी जा रही है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे मराठी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे सिंधी हो, और गजल लिखी जा रही है। तो उस गजल के लिए जो पैमाना है वो उर्दू गजल का पैमाना है। आप ये नहीं कह सकते कि उर्दू जबान, उर्दू का दायरा कितना बड़ा हुआ है। पहले गल्फ में साल में 1-2 प्रोग्राम होते थे, और आज गल्फ में तकरीबन हर साल 50-100 प्रोग्राम होते हैं। सेमिनार भी होते हैं, मुशायरे भी होते हैं, नशिस्तें भी होती हैं, और वहाँ एक आध अखबार भी निकलते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते आप साउथ में चले जाइए, हिंदुस्तान के छोटे से छोटे शहर में अखबार उर्दू के निकलते हैं। पहले ये बात आप कह सकते हैं, आप इलाकाई पैमाने पर कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में उर्दू की जो अहमियत थी वो धीरे-धीरे कम होती जा रही। पहले गोरखपुर में अखबार निकलता था, आजमगढ़ में अखबार निकलता था, जौनपुर से अखबार निकलता था, लोकल पैमाने पर अखबार निकलते थे। अब वो धीरे-धीरे खत्म हो गए हैं। उसकी जगह वो बड़े अखबार ले लिए हैं। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, मैं एक सहाफ़ी भी हूँ, और मैं इनकलाब से एक अरसे तक जुड़ा था। तो मेरे ज़िले में उर्दू, मेरे बचपन में चंद 100 कॉपियाँ बिकती थी उर्दू अखबार की। लेकिन आज के वक़्त में आज़मगढ़ में 15 से 20 हज़ार कॉपियाँ उर्दू अखबार की बिकती हैं। आप अगर लोगों तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, हम नहीं पहुँच पा रहे, तो ये हमारी कमी है। आप कोई अच्छा प्रोग्राम करके देखिए कितने लोग आते हैं। ये बात नहीं है कि उर्दू कम हो रही, उर्दू यहाँ ये है कि जो शऊर पहले 50 साल माज़ी में हमारे साथ था, जो अदब का ज़ौक़ था वो, लेकिन एक ज़माना जब बदलेगा, तो चीज़ें भी बदलेंगी। जब फ़ारसी हिंदुस्तान से ख़त्म हो रही थी, सरकारी ज़बान नहीं हो रही थी, नहीं हुई, ख़त्म हो गई, और उसके बाद मदारिस से भी फ़ारसी का ख़त्म होने लगी, तो लोगों ने यही मातम किया कि भाई फ़ारसी नहीं रहेगी तो कैसे। नहीं, ऐसा नहीं है, चीज़ें बदलती रहती हैं उसके, और नए लिखने वाले बहुत अच्छे आए हैं। आप देखिए, मुसलमान नहीं, आप मुसलमान से तो उर्दू को मत जोड़िए, एकदम जोड़िए ही मत। हिंदू जो है, इतने अच्छे लिखने वाले आए हुए हैं आज के दौर में, आप बहुत अच्छे लिखने वाले हैं। मैं नाम लूँगा तो 1-2 नाम लूँगा, बाकी लोगों को शिकायत रहेगी, लेकिन बहुत अच्छे लिखने वाले नई नस्ल में आए हुए हैं और लिख रहे हैं। आपने ज़िक्र किया आज़मगढ़। हुँ। आज़मगढ़ से एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है, कैफ़ी आज़मी साहब। जी। आप भी आज़मगढ़ से हैं, वो भी आज़मी लिखते हैं, आप भी आज़मी लिखते हैं। आप अपने को उनके कहाँ तक देखते हैं? ये हमारे बुजुर्ग रहे हैं। हम उनसे मवाज़रा कैसे कर सकते हैं, हम कहाँ तक देखते हैं। हाँ, वो आज़मगढ़ भी इंटरनेशनल शायर, आप भी इंटरनेशनल। अरे नहीं, वो अरे साहब, आप कैसे ऐसी कैसी बातें करते हैं, आप वो इंटरनेशनल शायर, मैं इंटरनेशनल। नहीं, हम उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। वो जिन्होंने जो काम उन्होंने अंजाम दिया है, और जो उन्होंने पूरे जिगर उर्दू को पिलाया है, और जिसकी वजह से उनका नाम रोशन हुआ है, उर्दू ज़ुबान की खिदमत हुई है। हम भी उसी जो है कतार में पीछे के आदमी हैं, खड़े हुए हैं। उसी गुलशन की आबियारी के लिए अपना खून जिगर पिला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत। ये हमारा कोई शौक नहीं, जैसे कहते हैं मैं शायरी शौक में करता हूँ, तफरीह तबाह के लिए करता हूँ, ऐसा नहीं। मेरा शायरी एक जुनून है। मैं यूँ कह लूँ कि शायरी मेरी एक इबादत है एक तरह की। ये मेरा अपना, लेकिन इस जुनून और इबादत में आपका दिल से जुड़ा हुआ कौन-सा शेर? देखिए आपका अपना लिखा हुआ? देखिए, आप ये कहेंगे कि आपके 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों में सबसे प्यारा कौन-सा है? थोड़ा अजीब सा, हम देखिए। थोड़ा-सा और आपके लिए आसान कर देते हैं। जैसे कुमार विश्वास हैं, कहीं भी जाते हैं तो उनसे ये पढ़वाया जाता है, कोई दीवाना कहता है। तो हाँ। उस तरह आपके दिल से जुड़ा हुआ कौन-सा शेर? नहीं, जुड़ा हुआ नहीं, लोगों की पसंद रहती है। देखिए, वक़्त के साथ-साथ मेरा एक शेर अनवर जलालपुरी और दीगर नाज़िम मुशायरा पढ़ते थे और पढ़ते रहे हैं। एक शेर मेरा रहा है कि हम तो दिल्ली भी नहीं हैं जो कई बार लुटें, हम तो दिल्ली भी नहीं हैं जो कई बार लुटें, एक ही बार में वीरान हमें होना है। फिर उसके बाद में जो मुज़फ़्फ़रनगर का एक हादसा हुआ और उस सैफ़ई में जश्न मनाया गया, उस पर मेरा 4 मिसरा आया। उसको मैं उस ज़माने में जब पढ़ता था तो हर जगह जहाँ जाता था फ़रमाइश होती थी कि आप वो ज़रूर पढ़िए। वो यूँ था कि तेरी चाहत में हम दरबदर हो गए, अपनी हस्ती से ही बेखबर हो गए। तेरी चाहत में हम दरबदर हो गए, अपनी हस्ती से ही बेखबर हो गए। तुम संवर कर सनम हो गए सैफ़ई, हम उजड़ कर मुज़फ़्फ़रनगर हो गए। तो ये मशहूर था और लोगों ने सुना भी। और ये है कि जगह-जगह की पसंद होती है।
कि कहीं कोई कुछ पसंद करता है, कहीं कुछ पसंद करता है सामाइन पे। गोरखपुर में तो शायरी बहुत अच्छी सुनी जाती है। गोरखपुर में बड़े-बड़े लोग पैदा हुए हैं, फराज साहब, मजनू साहब, उमर कुरैशी साहब, मलीज़ादा साहब भी, और बड़ी शख्सियत यहाँ गुज़री हैं। चलते चलते आखिरी सवाल, हुँ। मैकश आईने के सामने खड़े होते हैं तो कौन दिखता है? एक प्रेमी, एक शायर? नहीं, हम शायर हैं तो शायर ही दिखेंगे, और प्रेमी तो जब तक प्रेमी नहीं होगा शायर नहीं होगा, और शायर होगा तो प्रेमी होगा। दोनों बातें तो कौन दिखता है? लाज़िम व मलज़ूम। देखिए आईने में तो अपना ही चेहरा दिखता है ना? उसमें 2 लाइन उस पर। हाँ, मैंने अभी कल पढ़ा था, आईना इतना देखता है क्या, आईना इतना देखता है क्या, आईने में कोई छुपा है क्या? आपने लगता है शेर सुन के जब सवाल किया है। जी। जी। अब और दूसरी बात एक मैं आपके चैनल से ज़रूर कहूँगा कि हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो हिंदुस्तान की जमहूरियत को ज़िंदा रखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, वो हिंदुस्तान की कौमी यकजहती और भाईचारा है। उर्दू ज़बान की सबसे बड़ी जो अमानत है, वो ये कौमी यकजहती और भाईचारा है। तो मैं आपके चैनल से कहूँगा कि दोस्तों, साथियों, कौमी यकजहती के बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। हमारा ये फ़रीज़ा है कि हम जहाँ कहीं भी हों, वो भाईचारे की बात, हुब्बुल वतनी की बात और कौमी यकजहती की बात करते रहें और उसी के नक्शे कदम पे चलते रहें। अगर यही नक्शे कदम पे चलना हमारे आइन को, हमारे संविधान को मज़बूती प्रदान करेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बंगला साहब, आप गोरखपुर तशरीफ लाए हैं। आज मौका है रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी की डेथ एनिवर्सरी, और इस मौके पर एक शाम फिराक के नाम यहाँ पे हो रहा है, उसमें आप शिरकत करने आए हैं। जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? इस शहर की तो फ़िज़ा ही फिराक साहब के नाम से है, तो यहाँ आते ही एक बहुत अच्छा एहसास होता है। कुछ ऐसा लगता है कि मानो आप शायर की सरज़मी पे आ गए हैं, और बहुत अच्छा जिस तरह का पिछले साल का इंतज़ामात था वो सब देख के मेरी खुद की इच्छा थी कि मैं इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकूँ। अच्छा, अभी इस बार आपको डॉक्टर हामिद अली अवार्ड 2024 आपको दिया जा रहा है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? सच कहूँ तो ये खबर मेरे पास नहीं है। मैं तो एक शायर की हैसियत से आया हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो मेरे पास शायद शब्द भी नहीं है आपके कहने पे, और मुझे ईमानदारी से इस बारे में कुछ पता भी नहीं। जैसा कि हमको पता है आप मेडिसिन फील्ड से हैं, जी, प्योर मेडिकल, और मेडिसिन फील्ड से होने के बावजूद डॉक्टर, वो भी स्किन के डॉक्टर, और फिर लिटरेचर और शायरी किस तरह से कोरिलेट करते हैं? ये सवाल शायद मैं सैकड़ों बार इसको झेल चुका हूँ, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं पहले लेखक था, डॉक्टर बाद में बना। ऐसा नहीं कि डॉक्टरी करते हुए मैंने शायरी शुरू की। मेरी जो पहली कभी जो कविताएँ लिखी गई थी, वो चौथी 5वीं क्लास में लिखी गई थी। हाँ, ये ठीक है कि आहिस्ता-आहिस्ता आप परिपक्व होते हैं, और फिर आप एक मुकाम पे आते-आते फिर आप कुछ नई चीज़ों को समझते हैं। गज़ल कहना मैंने बाद में शुरू किया, पर हाँ, मेरे अंदर एक साहित्य का या कहिए कि कहीं लेखक का एक एहसास बहुत पहले से था। हाँ, अब मेडिकल प्रोफ़ेशन में आने के बाद ये ज़रूर है कि मुझे उन सब चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है कि मैं अपने मरीज़ों को वक़्त दे पाऊँ, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को वक़्त दे पाऊँ, और अपनी इस मोहब्बत को, शायरी को भी वक़्त दे पाऊँ। जैसे आपने देखा होगा, आज अभी मेरे को बहुत से मेरे मित्रों ने गोरखपुर में शिकायत की कि आप रुक नहीं रहे हैं। मैं पिछले साल भी इसी तरह से आया था कि इतवार क्योंकि छुट्टी होती है, कि मैं अपनी मोहब्बत शायरी से सब दोस्तों से मिल सकूं, और कल सुबह जाके मैं अपने मरीजों से मिल सकूं। तो ये थोड़ा बैलेंस करना कभी-कभी लगता है कि मुश्किल है, पर अदरवाइज बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल सवाल ये है कि जब डॉक्टर साहब आईने के सामने खड़े होते हैं, तो उनको एक डॉक्टर दिखता है या एक शायर दिखता है? उन्हें सिर्फ एक इंसान दिखता है जो शायद दूसरों के दर्द को थोड़ा ज़्यादा समझ पाता है। मैं अक्सर ये देखता हूँ कि जब मैं मरीज़ों से बात करता हूँ, देखिए मैं मेरे प्रोफ़ेशन में आप एक चीज़ समझेंगे कि मेरे पास कोई भी खुशी लेके नहीं आता। जो भी आता है वो अपनी परेशानियाँ लेके आता है। तो मैं उसमें से बहुत बार उसमें से कुछ ढूँढता हूँ, तलाशता हूँ, उनकी बातों से कहीं न कहीं मुझे वो मिलता है। तो बस एक एक ऐसा इंसान जिसमें बहुत सी कमियाँ हैं, लेकिन मैं उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। फिराक साहब की बात करें तो वो इंग्लिश के प्रोफेसर रहे हैं और इंग्लिश में बहुत अच्छी पकड़ थी।
उसके बाद भी उन्होंने उर्दू को बहुत ज़्यादा आगे लेकर के गए और पूरी उन्होंने अपनी ज़िंदगी उर्दू की शेरो शायरी में ही काट दी। आप आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो उर्दू बहुत कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, दरअसल पिछले कुछ सालों में जो बदलाव मैंने देखा है वो ये हिंदी, उर्दू या इंग्लिश का नहीं था। लोगों के अंदर किताबों को पकड़ के उनकी खुशबू का एहसास करने की कमी होने लग गई। हर कोई मोबाइल पे इन सब पे पढ़ना चाहता है और अगली पीढ़ी बहुत फास्ट हो रही है। ऐसा नहीं कि वो शायरी का आनंद नहीं ले रहे, पर उतनी जितनी शिद्दत से वो चीजें पहले आती थी, उतने ना तो सिखाने वाले रहे ना, और सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी लोगों को बहुत जल्दी-जल्दी बहुत सी चीज़ों को पाने की आदत पड़ गई। पर आज भी ऐसा नहीं है। 2020 तक बहुत आराम से उर्दू मैं भी नहीं पढ़ पाता था, लेकिन 20-21 में मैंने सीखा, मैंने पूरा साहित्य पढ़ा, अब मैं पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, कह लेता हूँ। तो जिन्हें इनसे मोहब्बत है, जो इस गंगा जमुनी तहजीब को समझते हैं, मेरे ख्याल से ये सिलसिला अभी भी चलता रहेगा। मतलब 20-21 की अगर बात करें तो कोविड के पीरियड का सदुपयोग। बहुत ज्यादा उसको मैं कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मैं बहुत दिनों से चाह रहा था, लेकिन वक्त की थोड़ी सी कमी रहती थी। तो कोविड के दिनों में मैंने बकायदा एक दिल्ली में किसी से बात की, उर्दू टीचर, उनसे मुलाकात की। और देखिए, हर चीज का अपना एक फायदा होता है। मेरा मानना है कि हम जीवन भर स्टूडेंट रहते हैं, कभी कुछ सीखते हैं, कभी कुछ सीखते हैं। तो हाँ, कोविड में अगर बहुत सी चीजें हमने खोई हैं, तो कुछ फायदे हुए। आपस में लोगों का मिलना जुलना बढ़ा, सोशल मीडिया पे कांटेक्ट बढ़े। अगर आपने ध्यान दिया हो तो उन दिनों में एक बार पोल्यूशन वगैरह भी सब, जमीन ने अपने आप को हील किया। अगर मेडिकल लाइन में बात करें तो इस जमीन ने, धरती ने, आसमान ने अपने आप को हील करने की थोड़ी कोशिश भी की। तो उन फायदों में से एक फायदा ये भी था कि हाँ, मैं उर्दू जबान कह सकता। पंजाबी बैकग्राउंड से होते हुए, गुरमुखी आपकी मदर टंग होते हुए भी जी। आप उर्दू की तरफ, ये करिश्मा कैसे? देखिए, मैं पंजाबी चूंकि परिवार की भाषा है, मेरे पेरेंट्स पंजाबी बोलते थे, तो हमारा पंजाबी फ्लो स्वाभाविक था। लेकिन मैं जिस गांव में रहा, वो कहने को पंजाब, वृद्ध पंजाब, आज की तारीख में वो हरियाणा है। उस गांव में पंजाबी परिवार बहुत ही कम थे। तो वहाँ या तो हरियाणवी बोलते थे, ठेठ हरियाणवी। और आपको शायद हैरानी होगी कि अगर मैं ठेठ हरियाणवी बोलूं, और पर्दे के पीछे से आप कभी जान नहीं पाएंगे कि कोई सिख हरियाणवी बोल रहा है। फिर मुझे पढ़ने का शौक हुआ, मैंने बहुत साहित्य पढ़ा। आज भी मेरे घर में करीब 1100 से लेके 1200 किताबें हैं, जो बचपन से लेके अब तक मैंने सहेजी अपनी लाइब्रेरी में। तो हिंदी का बहुत शौक था। मेरी बड़ी बहन है, वो भी राइटर है, उनकी 7-8 किताबें आ चुकी हैं, उपन्यास हैं, कहानियां हैं। तो हिंदी का वो फ्लो मैंने लिया। समहाउ मुझे कई बार ये कहा तो गया, लोगों ने कहा, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत बार ये होता है कि आपकी जो मदर टंग होती है उसका एक टिंज आ जाता है। शायद मेरी हिंदी में आप वो नहीं पाएंगे। फिर जब मैं रोहतक मेडिकल कॉलेज पहुंचा तो वहां पे आकाशवाणी से मेरा थोड़ा सा वास्ता हुआ और मैंने वहां कार्यक्रम देने शुरू किए। हर हफ्ते एक प्रोग्राम आता था, युवा संसार, मैंने वो काफी दिनों तक दिया और मेरी हिंदी और बेहतर बेहतर होती चली गई। फिर जब मैं गजलों की तरफ मुड़ा तो मुझे लगा कि नहीं, अगर गजल कहनी है तो मुझे उर्दू को भी उतनी शिद्दत से समझना है। तो आज मैं कह सकता हूं कि हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश सब में फ्लुएंटली काम कर सकता हूं। डॉक्टर साहब का, आपका अपना कौन से अशार हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? ये शायद बहुत मुश्किल प्रश्न है कि जब इतने सारा आप लिखते हैं, आपको तो वो हर प्यारा होता है, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो जो मेरी ऑडियंस को ज्यादा पसंद आते हैं, जो जो जिनसे मैं पहचाना जाता हूं, तो मैं वो एक 2-3 मिसरे आपको देता हूं कि सदाकतों की हिफाजत से दूर जा बैठे, तमाम लोग रिवायत से दूर जा बैठे, है नूरा कुश्ती सियारों की और गिद्धों की, हम आदमी थे सियासत से दूर जा बैठे, सियासत से दूर जा बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। फिर है तू ही मंजिल है, किधर चला है मोहब्बत की चोट खाए हुए। आज शाम फराक मुनक़द हुई है। आज फराक से मोहब्बत करने वालों ने
उर्दू शायरी से मोहब्बत करने वालों ने, उर्दू गजल से मोहब्बत करने वालों ने ये शाम सजाई है। और यकीनन आज की शाम लोग जब फराक के ऊपर बातें सुनेंगे, खुद फराक की जमीन में जो कह के आए हैं अपनी नज़्में और गज़लें वो सुनेंगे, तो यकीनन लोगों को मजा भी आएगा और उर्दू को एक नई जिंदगी मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि फराक के मोहब्बत करने वाले हमेशा जबान की खिदमत करते रहेंगे और हुस्न और इश्क की बातें, मोहब्बत की बातें, एक दूसरे से लगाव की बातें करते रहेंगे, ताकि ये सिलसिला आइंदा आने वाले दिनों के लिए जारी रहे। फिराक साहब के बारे में अगर बात करें तो इंग्लिश के वो प्रोफेसर रहे हैं और उर्दू पे बहुत जबरदस्त पकड़ था। जी जी इसको बेशक। कैसे आप देखते हैं? मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ। यहाँ ऐसा हुआ कि आप गौर कीजिए, फराक साहब इंग्लिश के प्रोफेसर थे, मलिक ज्यादा मंजूर अहमद इंग्लिश के आदमी थे। जितने लोग थे लखनऊ यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो उर्दू के थे, उन्होंने पहले पीएचडी अंग्रेजी में की। तो इस तरह के लोग यकीनन ये उर्दू से इनका ताल्लुक था। और मैंने बल्कि पूछा भी, और कई उर्दूदार तबके के लोगों से मैंने पूछा कि ये बताइए कि इसमें क्या एक दूसरे से मुनासिबत क्या है, तो उन्होंने कहा कोई मुनासिबत नहीं है। मामला सिर्फ इतना है कि क्रिटिसिज्म जो है ये अलग का सब्जेक्ट है, जो बाद में उर्दू वालों ने शुरू किया। इससे पहले अंग्रेजी में क्रिटिसिज्म हुआ करती थी, और उससे और अंग्रेजी से इतना ही फर्क है। वरना उर्दू के जानने वाले, बोलने वाले यकीनन ज्यादातर वही लोग थे जो अंग्रेजी से जिनका ताल्लुक था, प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे। तो इस तरह के लोग जो थे, अलीगढ़ में खुद इंग्लिश डिपार्टमेंट में कम से कम आज के दिन में भी इतने कम से कम एक दर्जन लोग ऐसे होंगे जिनका ताल्लुक, जिनकी पहचान उर्दू से है। तो ये तो एक तो ये कि जबान की रवानी है, खूबसूरती है, इसमें मौसीकी है, वो ऐसी चीज है जिसे आप बात करते रहे तो लोगों को मजा आता रहे सुनने में। इसी वजह से उर्दू को ये मुकाम मिला, और इसी वजह से अंग्रेजी जानने वाले भी उर्दू की तरफ मायल अभी का अगर सिनारियो देखा जाए हुए। तो उर्दू लगभग लगभग खत्म होती जा रही है। तो आज के नौजवान और आज की पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, उर्दू खत्म तो नहीं हो पाएगी, लेकिन उर्दू के नाम से जो लोग जिंदा रहना चाहते हैं उनको चाहिए कि वाकई उर्दू पढ़ें, सीखें, इसलिए कि उनका नाम कहीं अंग्रेजी में नहीं शामिल होगा, किसी दूसरी जबान में नहीं होगा, वो जाने जाएंगे उर्दू की वजह से। इसलिए मेरी राय उनको ये है कि उर्दू से अपना लगाव जारी रखें, उर्दू में शायरी करें, और उर्दू को वो मुकाम दे जो उर्दू को वाकई मिलना चाहिए। बहुत अच्छा।